एक औरत दो बस्ती फिर रही है सालों साल अपने ही दुश्मनों से, और उसके दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती और उसकी कभी ना खत्म होने वाली जवानी। मैं बात कर रहा हूँ साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म द एज ऑफ एडेलाइन, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और रोटेड टोमेटो की 54% की। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 31, 2014 से, जहां एक टैक्सी सैन फ्रांसिस्को से निकलकर चाइना टाउन में स्थित मैरिकॉन में जाकर रुकती है, जिसमें से एक लेडी बाहर आती है और इस लेडी का नाम होता है एडेलाइन बॉमैन। लेकिन उसने हाल ही में अपना नाम जेनिफर लैडसन रखा था। इसने अपना नाम क्यों चेंज किया यह हमें आगे पता चलेगा। यह इस कहानी का फर्स्ट एंड आखिरी चैप्टर है, जहां जेनिफर एक लड़के से मिलने आती है और उस लड़के का नाम होता है टोनी। असल में वो अपना पासपोर्ट लेने आती है। जेनिफर उसे कुछ पैसे देती है और उससे पासपोर्ट ले लेती है। टोनी अपने स्मार्टनेस का यूज कर नकली पासपोर्ट बनाता था। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर हर एक चीज वो प्रॉपर सेट करता था। जेनिफर उसके पास वही नकली पासपोर्ट लेने आती है। टोनी उसे कहता है अगर आपके किसी दोस्त को अगर ऐसा कुछ काम करना हो तो मुझे ज़रूर बताना। जेनिफर उसे कहती है ऐसे इनलीगल पासपोर्ट बनाकर बेचना ये कानूनी तौर पर गुनाह है, जिसके लिए तुम्हें $250,000 पे करने पड़ेंगे। साथ ही तुम्हें 6 साल की जेल फ्री में मिलेगी। टोनी डर जाता है और वो उससे कहता है क्या आप पुलिस ऑफिसर हो? जेनिफर उसे कहती है नहीं, पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जेनिफर आगे उसे कहती है तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, तुम अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट मत करो। मैंने तुम्हारे बेडरूम में बेसबॉल देखे थे, इसका मतलब यह है कि तुम स्पोर्ट्स प्लेयर हो। अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और इतना कहकर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर वो सीधे अपने घर आती है। वहाँ घर में कुछ हमें तस्वीरें दिखाई जाती है। घर में उसके साथ एक पपी भी रहता है, यानी कि डॉग। वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। जेनिफर उस डॉग को पुराने पिक्चर्स दिखाती है और साथ ही उसके साथ बातें करती है, और इसी तरह वो अपना टाइम स्पेंड करती है। आगे अपना रेगुलर वर्क करने के लिए वो टैक्सी से सीवी आर्चिव प्लेस पर जाती है, जहां उसका ऑफिस होता है, और ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और वो एक छोटा सा ऑफिस है जहां वो काम करती है। बॉस उसे कुछ कहते हुए ये कहता है आज तुम्हें काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। बॉस उसे आगे कहता है ये कुछ वीडियो कैसेट है जिसे तुम्हें अच्छी तरह से निकाल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। जेनिफर उसे कहती है हाँ, मुझे ये काम करने में सच में मज़ा आएगा। जेनिफर वीडियो कैसेट निकाल कर सेपरेट करने की कोशिश करती है, तभी उसे साल 96 की कैसेट दिख जाती है। उसे लेकर जेनिफर घर आ जाती है। जेनिफर उस कैसेट को प्रोजेक्टर में चला देती है, और ये वीडियो साल 96 ट्रिप डाउन मार्केट स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को की होती है। और उस वक्त काफ़ी सारी तबाही हो चुकी होती है, जहां सभी लोग भूखमरी से पीड़ित होते हैं। और उस वक्त एक लड़की जन्म लेती है, और उस लड़की का नाम होता है एडेलाइन बॉमैन। अब साल आता है 16 जून 1929 का, जहां एडेलाइन अब बड़ी हो चुकी है। वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती है। और उस वक्त 3 साल पहले काम चल रहे गोल्डन गेट ब्रिज का हाल ही में काम हो चुका होता है, जहां उसकी मुलाकात एक सिविल इंजीनियर से होती है, और उस इंजीनियर का नाम होता है जेम्स। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने में उसका भी एक छोटा सा योगदान होता है। 3 महीने के बाद एडेलाइन और जेम्स की शादी हो जाती है, और ठीक 3 साल बाद एडेलाइन और जेम्स के घर एक पैरिसी बेबी जन्म लेती है। अब साल आता है फरवरी 17, 1937 का, और उस वक्त गोल्डन गेट ब्रिज की मरम्मत करने के लिए कुछ इंजीनियर ऊपर चढ़े थे, और उसमें से 2 इंजीनियर की मौत हो जाती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि वो 2 इंजीनियर ने सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। और उसमें से एक आदमी जेम्स होता है, जो कि एडेलाइन का पति होता है। आगे 10 महीने बीत जाते हैं, और एक रात एडेलाइन ड्राइव कर रही होती है, और उस वक्त कुछ अजीब हो जाता है। कैलिफोर्निया में एकदम से बर्फ़ की बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से एडेलाइन को सामने कुछ नज़र नहीं आता, जिस वजह से उसकी गाड़ी एक सेफ्टी वॉल को टच हो जाती है, और वो सीधे पानी में जाकर गिर जाती है। पानी ठंडा होने की वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है।
उसके बाद उसकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो जाती है। विदिन 2 मिनट में उसके बॉडी का टेम्परेचर 87 डिग्री से नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसी समय वो बेहोश हो जाती है। और तभी आसमान में एक बड़ी सी बिजली कड़कती है और वो सीधे ज़मीन पे आकर गिरती है। 6000 एम्पियर्स वोल्टेज का करंट उस पानी में गिर जाता है, जिस वजह से पानी में करंट फैल जाता है, जिससे उसकी बॉडी को एक ज़बरदस्त शॉक लगता है और कुछ ही पल में उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। विदिन 2 मिनट के अंदर वो पानी में से जैसे तैसे कर बाहर आती है और सांस लेने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन से और टैक्सीबोनिक एसिड से उसके बॉडी में इस तरह बदलाव हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी उम्र अब बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। अब एड्रेलाइन की डॉटर भी उसकी एज की हो जाती है। एड्रेलाइन और उसकी डॉटर जब भी किसी पार्टी में जाते थे तो वहाँ की सभी औरतें एड्रेलाइन को देखकर यह कहती है कि तुम्हारी डॉटर अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर तुम्हारी उम्र वैसी की वैसे ही है। और एड्रेलाइन भी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो कॉस्मेटिक के बारे में उन्हें बताकर वहाँ से निकल जाती है। और ऐसे ही एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसका लाइसेंस चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी एज की डिटेल में फर्स्ट 1908 लिखा होता है। इस हिसाब से उसकी एज अब 45 होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा बर्थ सर्टिफिकेट लेकर। तभी वो उसे कहती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करके, लेकिन मैं इस वक्त बाहर जाने की जल्दी में हूँ, क्या मैं कल मॉर्निंग में आ सकती हूँ? ऑफिसर एग्री हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एड्रेलाइन सैन फ्रांसिस्को से निकलकर मेडिकल स्कूल में जॉब करना शुरू कर देती है और वो वहाँ पर काफ़ी रिसर्च करती है। 1 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उसे मनचाहा उत्तर नहीं मिलता, जिस वजह से वो काफ़ी निराश हो जाती है। एक रात एड्रेलाइन अपनी घर की तरफ निकलती है, तभी उसके पीछे 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं आपको हमारे साथ चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। और इतना कहकर वो उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उससे कोई पूछताछ नहीं बल्कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, जिससे उन्हें ये पता लगाना है कि आखिर ये इतनी खूबसूरत क्यों है और ये इतनी जवान क्यों है। और ये सोचते सोचते कार एयरपोर्ट की तरफ जाकर रुक जाती है और उसे वहां से ले जाने वाले थे। इतने में एड्रेलाइन कार की बैक सीट से बाहर निकल जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो वहां से भी भाग जाती है जहां पर वो हाल ही में रहने आई थी। जाते जाते वो अपनी डॉटर को एक फिंगर रिंग दे देती है और वो उसे कहती है कि आज के बाद मुझे किसी और नाम से किसी और जगह पे रहना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मॉम रहूंगी और तुम मुझे आज के बाद दुनिया के सामने एक दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करवाना। और इस तरह वो अपना नाम और अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी बनाकर अलग अलग शहरों में जाकर रहती थी। और ये वो पल था जहाँ उसने पूरे 7 साल बिता दिए थे और उसने हाल ही में अपना नाम बदलकर एड्रेलाइन की जगह जेनिफर लार्सन रखा था। जेनिफर घर पहुंच जाती है, उसे रैगन का कॉल आता है और वो उसे आज की होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। जेनिफर पार्टी में पहुंच जाती है, वहाँ वो पुराने फोटो देखती है। उसके बाद वो सीधे अपनी दोस्त रैगन के पास मिलने जाती है। फिर वो दोनों जन कुछ बातें करते हैं, तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आ जाता है। जेनिफर उसे देखते रह जाती है और उससे वो नजरें हटा नहीं पाती। उस अनजान शख्स का नाम होता है एलिस जोनेस। एलिस भी उसे देखता है और वो भी अपनी नजरें हटा नहीं पाता। आगे जेनिफर अपने डॉटर को कॉल लगा देती है। डॉटर उसे बर्थडे विश करती है। असल में वो रात 31 दिसंबर लास्ट नाइट होती है। वहाँ पर सभी लोग न्यू ईयर का वेलकम करते हैं। तभी जेनिफर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। क्योंकि उसकी उम्र अब बढ़ती नहीं है, इसलिए वो हर साल 31 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इतने में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें किसी यंग लड़की की ज़रूरत है और इतना कहकर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और वहाँ से वो चली जाती है। जेनिफर की बातें उस आदमी को समझ नहीं आती। जेनिफर अपनी फ्रेंड को गुड नाइट बोलकर हैप्पी न्यू ईयर विश कर वहाँ से निकल ही रही होती है। इतने में वहाँ पर एलिस आ जाता है। एलिस उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर जेनिफर पर बिल्कुल भी नहीं होता। एलिस उसे कहता है 27 फ्लोर के ऊपर एक अकेली लड़की बिना कुछ खाए पिए वहाँ से निकल रही है और वो भी आज की रात। जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। एलिस कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड? तभी जेनिफर उसे कहती है जिसके साथ आज तुम्हारी डेट है। एलिस उसे कहता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरी दोस्त है। जेनिफर अपने लिए टैक्सी बुलाती है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर वहाँ से चली जाती है।
अगली सुबह एक रेस्टोरेंट में एक एजेड लेडी जेनिफर से मिलने आती है। फिर जाकर हमें ये पता चलता है वो एजेड लेडी और कोई नहीं जेनिफर की डॉटर होती है, जो कि अभी काफ़ी एज में बड़ी हो चुकी है। वो दोनों जन कुछ बातें करते हैं। अगले दिन जेनिफर अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एलिस आ जाता है। फिर जाकर हमें ये पता चलता है कि एलिस ने वहाँ पर कुछ अच्छा खासा डोनेट किया था। एलिस जेनिफर से कुछ बात करता है और उसे पार्क में मिलने बुलाता है। फाइनली वो दोनों जन पार्क में मिलते हैं। एलिस उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जेनिफर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए क्यों आऊँ, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है। एलिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ। जेनिफर उसे कहती है अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। एलिस उसे हंसाने की कोशिश करता है और फाइनली वो उसमें सक्सेस हो जाता है। वादे के मुताबिक जेनिफर थर्सडे की शाम एलिस के घर डिनर के लिए जाती है। एलिस का घर इनकम्प्लीट देखकर जेनिफर उसे पूछती है कि ये घर इतना इनकम्प्लीट क्यों है। एलिस उसे कहता है मुझे अपनी पसंद की चीज़ों से ये घर कंप्लीट करना है और जिसके लिए मुझे काफ़ी वक्त लग रहा है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ चीज़ें सोची नहीं है, इसलिए ये घर इनकम्प्लीट लग रहा है। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं। एलिस अपनी फैमिली के बारे में जेनिफर को कुछ बताता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी के साथ डिनर कर इतना अच्छा लग रहा है। आगे वो दोनों वाइन पीते पीते एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर अपने रेगुलर वर्क के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में एक टैक्सी एक जगह पर आकर रुक जाती है और उस जगह को देखकर जेनिफर को कुछ याद आने लग जाता है। आज से कई साल पहले उस जगह पर जेनिफर का कोई तो वेट कर रहा था। जेनिफर आती तो है लेकिन बिना बोले बिना दिखे वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है और ये सब याद करते करते जेनिफर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जेनिफर रोज का वर्क कंप्लीट करके जब अपने घर आ जाती है तब वो देखती है कि उसका डॉगी जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कहता है बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पूरा लोड किडनी पर आया था, जिस वजह से उसकी किडनी फेल हो चुकी है। जेनिफर कहती है कि अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि इसे जल्द से जल्द लाइफ से फ्री कर देना चाहिए। ये सुनकर जेनिफर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। घर आने के बाद वो अपने पपी के साथ खींचे फोटो को देखकर और वो सभी मोमेंट को याद कर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तब उसे एक एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में सबसे प्यारा इंसान जब हमसे कहीं दूर चला जाता है तब उसे खोने का दर्द हमें काफ़ी होता है। और ये सोचकर वो भी एलिस से दूर जाने की कोशिश करती है। और एक रात एलिस उसके सामने आ जाता है। जेनिफर उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला, और वो कहता है कि तुम्हारे ऑफिस से मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिला। जेनिफर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो एलिस से ये कहती है कि मैंने अपने डॉगी को खो दिया। एलिस उसका दुख शेयर करने के लिए उसके आगे आ जाता है। जेनिफर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और याद रखना बिना किसी परमिशन के तुम किसी का एड्रेस फाइंड आउट मत करना। आज से तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। और इतना कहकर जेनिफर वहाँ से चली जाती है और ये सुनकर एलिस उसे देखते रह जाता है। इसके बाद जेनिफर अपना घर फिर से चेंज कर देती है। तब उसकी डॉटर उसे कहती है कि घर बदलने से यादें नहीं बदलती। डॉटर उसे कहती है कि क्या हुआ। जेनिफर उसे कहती है कि मैं थक चुकी हूँ अच्छे लोगों से मिलकर और बुरे लोगों से मिलकर। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दूसरों को बदलने की। लाइफ में सिर्फ अपनापन ही सब कुछ होता है, तुम्हें बस अब लोगों को अपनाना है। जेनिफर कहती है कि मैंने किसी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, वो मेरी मदद करना चाहता था लेकिन मैंने। डॉक्टर उसे कहती है कि आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और वैसे भी आप कई सालों से अकेले रहे हो, आपका कोई तो दोस्त बनना चाहता है, आप जाओ और उससे माफ़ी मांगो। जेनिफर ऐसा ही करती है और वो अपना मन बदल लेती है और एलिस से वो माफ़ी मांगती है। उसके बाद जेनिफर उसे थिएटर टाइप गराज ले जाती है जहाँ खूब सारी ओल्ड मॉडल की कार होती है। उस सब के बारे में एलिस को वो कहती है। फिर वो दोनों वाइन पीते हैं। एलिस उसे घर चलने को कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की 40th एनिवर्सरी होती है और इस खुशी के मौके पर जेनिफर को वो अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। जेनिफर हाँ कहती है लेकिन वो एक शर्त रखती है कि कार मैं ड्राइव करूँगी। अगली सुबह वो दोनों जन निकलते हैं। रास्ते में वो खूब मज़े करते हैं। उसके बाद एलिस उसे गाड़ी स्टॉप करने को कहता है क्योंकि उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। जेनिफर मना करती है और कहती है कि आज के बाद किसी भी लड़की को गाड़ी में लिफ्ट मत देना। एलिस हंसते हुए कहता है कि वो लड़की और कोई नहीं, मेरी सिस्टर है। उसके बाद वो तीनों घर की तरफ निकलते हैं। एलिस अपने मॉम से जेनिफर का इंट्रोडक्शन करवाता है। बेडरूम में से एलिस के डैड बाहर आते हैं
और वो जेनिफर को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद एडेलाइन नाम से उसे पुकारते हैं। जेनिफर उसे कहती है कि ये नाम मेरी मॉम का है। क्या आप मेरी मॉम को जानते थे? एलिस के डैड कहते हैं, हाँ मैं उन्हें जानता था, हमारी मुलाकात लंदन में हुई थी। तभी जेनिफर उनसे कहती है कि इस बात को पूरे 60 साल हो चुके हैं। जेनिफर उनसे कहती है कि मॉम ने शादी के बाद अपना घर चेंज कर दिया। एलिस के डैड जेनिफर से पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। तभी जेनिफर उनसे कहती है कि पिछले 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ये सुनने के बाद एलिस के डैड को काफ़ी बुरा लगता है। उन्हें सभी पुराने दिन याद आने लगते हैं, कैसे वो लोग मिले, कैसे उनकी दोस्ती हुई, कैसे वो दोनों जन एक दूसरे के करीब आए। उन्हें याद आता है कि उस वक्त एडेलाइन को सभी लोग प्यार से डेला कर पुकारते थे। अगली सुबह एलिस की मॉम उनसे पूछती है कि आपकी मुलाकात जेनिफर की मॉम के साथ कहाँ हुई थी। तभी वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात उनसे लंदन में हुई थी। वो 4 लैंग्वेज जानती थी। तभी एलिस उनसे कहता है कि इसे भी फ्रेंच लैंग्वेज आती है। एलिस के डैड एडेलाइन के बारे में काफ़ी अच्छी बातें सभी को सुनाते हैं। ये सुनकर जेनिफर काफ़ी खुश हो जाती है। एक रात जेनिफर और एलिस के डैड कुछ पुरानी बातें करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस जगह एडेलाइन का वेट करने वाला और कोई नहीं, एलिस के डैड होते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था, जिसके लिए मैंने एंगेजमेंट रिंग अपने साथ लाई थी। और इतना कहकर वो अपनी घर की तरफ निकलते हैं। अगली सुबह एलिस के डैड कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर के हाथ में एक निशान देखते हैं और उसे देखकर वो तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागते हैं और पुरानी फोटो निकाल कर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये निशान आज से कई साल पुराना है और ये घाव को खुद एलिस के डैड ने टिचेस लगवा कर ठीक किया था। वो जेनिफर से मिलते हैं और उसको हंसली नाम से पुकारते हैं और उसे निशान के बारे में पूछते हैं। तभी वो कहती है कि ये निशान मुझे हाल ही में किधर लगा था, ये उसी के है। तभी एलिस के डैड उसे कहते हैं कि ये निशान टीचर्स के हैं और ये मैंने लगाए थे। वो कहते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जेनिफर उन्हें सब कुछ सच बताती है। उसके बाद वो उससे पूछते हैं क्या इस बारे में एलिस को कुछ पता है। जेनिफर कहती है कि नहीं। एलिस के डैड उसे समझाते हुए ये कहते हैं कि एलिस की लाइफ से तुम भागना मत, उसे संभालना, तुम्हें उसकी ज़रूरत है और उसे तुम्हारी, तुम रुक जाओ। लेकिन जेनिफर शर्मिंदा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके डैड उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। जब ये बात एलिस को पता चलती है तो वो अपने डैड से पूछता है कि वो क्यों चली गई। उसके डैड उसे कहते हैं शायद उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसके लिए वो चली गई। तो एलिस भी डिसाइड करता है कि वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। तभी डैड उसे रुककर एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम उससे प्यार करते हो? एलिस कहता है कि हाँ। फिर डैड उसे एक कार की चाबी फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ और उसे वापस लेकर आओ। रास्ते में जेनिफर अपने डॉटर को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुमने ठीक कहा था, मैं अभी भागूंगी नहीं, मुझे जीना है एलिस के लिए। और ये सुनकर डॉटर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे विश करती है। दोस्तों, ये तब अपने वो डॉटर से कहती है जब उसे वो रियलाइज़ होता है कि वो गलत है। एलिस के डैड उसे अपने लिए नहीं बल्कि उसके बेटे के लिए रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफ में दूसरा मौका सभी को नहीं मिलता। एडेलाइन एलिस से प्यार करती है और ये उसके लिए दूसरा मौका है लाइफ में फिर से उसे जीने का, और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपने डॉटर को कहती है कि मैं अब भागूंगी नहीं। और ये सब सोचने के बाद जैसे ही गाड़ी मोड़कर वो एलिस के पास फिर लौटने के लिए तैयार हो जाती है, सामने से एक बड़ी कार आ जाती है और उस गाड़ी को ठोक देती है। जेनिफर की कार रोड के आउटसाइड गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी एकदम से वहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और तभी उसके बॉडी का टेम्परेचर 87 डिग्री के नीचे आ जाता है, जिस वजह से उसका हार्ट बीट काफ़ी बंद हो जाता है। बाद में वहाँ पर मेडिकल टीम आ जाती है और उसे एक्यूब्लेटर से शॉक देकर उसके हार्ट को रिएक्टिव किया जाता है। कहानी की शुरुआत में जेनिफर के साथ जो हादसे हुए थे वो सभी हादसे इस वक्त उसके साथ होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उस वक्त आसमान में से बिजली गिरी थी, जिस वजह से पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फैल गया था और उस वजह से उसका हार्ट रिएक्टिव हो गया। और यहाँ पर एक्यूब्लेटर से उसके हार्ट को रिएक्टिव कर दिया गया। उसके बाद जेनिफर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। वो एलिस को सब कुछ सच सच बताती है। बाद में वहाँ उसकी डॉटर आ जाती है। डॉटर को जब ये बात पता चलती है कि एलिस को ये बात सब कुछ पता है, ये बात सुनकर जेनिफर की डॉटर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे गले लगाती है। और उसी शाम एलिस के डैड भी सभी से ये कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने मुझे काफ़ी खुश रखा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू इस वक्त के लिए।
और आप सभी का जो मैं ये बात कह सका। अब साल 2016 आता है और जेनिफर और एलिस एक शाम डिनर के लिए बाहर जाने वाले होते हैं, जिसके लिए जेनिफर अपने आप को रेडी करने के लिए मिरर में देखती है और तब एक बात वो नोटिस करती है कि उसके बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं। एक्सीडेंट के दौरान उसके साथ वही हादसा दोबारा हुआ जिस वजह से उसकी एज अब बढ़ने लगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी एज बढ़ेगी और इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और ये बात उसे समझते समझते पूरे 107 साल निकल जाते हैं। तब वो अपने डॉटर से कॉल कर कर ये बोलती है कि मैं अब भागूंगी नहीं। और एलिस के डैड भी उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब लाइफ से भागना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है और तुम्हें एलिस के लिए जीना है। आशा करता हूँ आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।